हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोग जर्नलिस्ट एंट्रीज स्टार्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन 7 तक हमने कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9। अब मैं कहूंगी कि क्वेश्चन 8 इंपॉर्टेंट है तो फिर बोलोगे कि मैम सारे इंपॉर्टेंट है क्या। बट क्वेश्चन 8 अलग है। ये मैंने आपको बेसिक रूल्स, बेसिक कंसेप्ट में जनरल में सिखाया हुआ है। क्या कि जब किसी भी कारण से एनी कॉजेस खरीदा हुआ माल यदि कम हो जाता है तो परचेज डेबिट की जगह क्रेडिट आता है। याद करो, नहीं तो ये आई बटन क्लिक करो और ये वीडियो देखो जल्दी से। इसमें मैंने वही सब समझाया है कि जब गुड्स डिस्ट्रॉयड होता है, एडवर्टाइजमेंट में जाता है, माल आग से जल जाता है, माल चैरिटी में दे देते हैं, तो एक ही एंट्री में मैंने आपको सारा समझाया है। पहले इसको जल्दी से देख लो, उसके बाद ये क्वेश्चन आप खुद ही कर लोगे, है ना। यहां भी समझा रही हूं, जब आप माल दान में दे दोगे तो आपके पास जो स्टॉक है बेटा वो कम हो जाएगा। आपका माल आग से जल गया तो भी कम हो जाएगा। आप फ्री सैंपल में बांटोगे तो भी गुड्स कम हो जाएगा। माल रास्ते में डिस्ट्रॉयड हो गया तो भी माल कम हो जाएगा। देखो, जब हम खरीदते थे तो माल आता है, स्टॉक इंक्रीज होता है तो हम परचेज को डेबिट करते हैं। यहां सारे कारणों से जितने हम क्वेश्चन में अभी पढ़ने वाले हैं उन सब में माल स्टॉक कम हो रहा है तो परचेज डेबिट की जगह परचेज क्रेडिट होगा। सिंपल। और कौन सा कॉजेज है वो हमें ऊपर लिखना है। अगर लॉस बाय फायर तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय स्टोलन, एडवर्टाइजमेंट, फ्री सैंपल, चैरिटी, जो भी है वो ऊपर लिख देंगे डेबिट में। कितना सिंपल है। तो हम पहले क्वेश्चन को पढ़ें। टी.एच. ग्रवाल 2024-25 एडिशन, क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले गुड्स विथड्रॉन बाय ऑनर for personal use, goods distributed as sample, goods given as charity, timber used for making office furniture. Assume that the firm is a timber merchant, good destroyed by fire, goods lost in transit. पहले तो सब में ही परचेज क्रेडिट होगा, सारी एंट्रीज में, क्योंकि सारी ही एंट्रीज में स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है, खरीदा हुआ माल कम हो रहा है, तो परचेज क्या होगा बेटा, क्रेडिट। ठीक है, चलें। पहला अप्रैल 1, 2024, अप्रैल 1। हमें कॉलम तो अब आने लगे ना, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। चलिए अब बताओ, सबसे पहले पर्सनल यूज के लिए यदि गुड्स विथड्रॉन करते हैं तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ड्रॉइंग, है ना। तो ड्रॉइंग क्या होगा, डेबिट। पर्सनल यूज के लिए जब भी हम विथड्रॉ करते हैं तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होता है। क्यों, क्योंकि बिजनेस में रखा कैपिटल कम हो रहा है। और क्या, इस बार हमने कैश नहीं निकाला बल्कि पर्सनल यूज के लिए क्या निकाला है, गुड्स। तो गुड्स की वैल्यू कम, तो यहां क्या लिखेंगे, टू परचेज अकाउंट। कितने रुपए का बेटा, 1000। नरेशन, goods withdrawn for personal use, अप्रैल 1, अप्रैल 2 सब में परचेस क्रेडिट होगा, क्योंकि देखो सारी चीजों से आपका माल कम हो रहा है। सेकंड देखो, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, आपने सैंपल के रूप में बांटा। फ्री में क्यों बांटोगे आप, क्यों, क्योंकि आप एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो, आपके माल को वो यूज करेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा तो वो दुकान से और खरीदने जाएंगे। तो जब हम सैंपल के रूप में गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आप फ्री सैंपल भी लिख सकते हो बट एडवर्टाइजमेंट वर्ड ज्यादा सही है, तो मैं क्या लिखूंगी, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितने रुपए का गुड्स फ्री में बांटा, 500, तो 500 रुपए का और स्टॉक कम हुआ।
goods distributed as sample, ठीक है। नेक्स्ट अब आप बताना। नेक्स्ट है गुड्स गिवन एज चैरिटी। बताओ क्या होगा, आपने चैरिटी में दिया तो चैरिटी अकाउंट है ना, जो भी आप कर रहे हो उसका नाम, और टू परचेस, क्योंकि जब आपने माल दान में दिया है तो आपकी गुड्स की वैल्यू कम हो गई, तो फिर परचेस क्रेडिट हो गया। देखो हमने पढ़ा है ना मॉडर्न क्लासिफिकेशन, यदि असेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट और असेट्स डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। गुड्स क्या है, स्टॉक हमारी असेट्स है, अभी हमारा स्टॉक कम हो रहा है तो हम क्रेडिट करेंगे। कितने रुपए से, 300। गुड्स गिवन एज चैरिटी। नेक्स्ट अच्छा है अप्रैल 4। देखो लिखा है टिम्बर यूज फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर। टिम्बर मतलब क्या, लकड़ी। लकड़ी का यूज हमने किसमें किया, फर्नीचर बनाने में। आगे लिखा है अज्यूम दैट द फर्म इज अ टिम्बर मर्चेंट, मतलब हम लकड़ी के व्यापारी हैं। तो हमने लकड़ी हमारे पास पड़ी थी, हमारे पास लकड़ी का स्टॉक था और उस लकड़ी का यूज हमने फर्नीचर बनाने में कर लिया। तो जो लकड़ी का स्टॉक था वो बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा। क्या बनाया आपने, फर्नीचर। इस बार ना दान में दिया है, ना चैरिटी, ना सैंपल, इस बार आपने उस लकड़ी से क्या बनाया, फर्नीचर। तो इस बार हम क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस। टिम्बर नहीं लिखना है बेटा, टिम्बर तो लकड़ी, तो लकड़ी का स्टॉक है तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, परचेस। कितने रुपए का फर्नीचर बनाया हमने, 5000, तो 5000 का स्टॉक कम हो गया। यहां लिख देंगे टिम्बर यूज्ड फॉर फर्नीचर, फॉर मेकिंग फर्नीचर। नेक्स्ट अप्रैल 5 होगा। गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, माल आग से जल गया तो फिर माल कम हो गया। इस बार क्या हुआ, कौन से कारण से माल की वैल्यू कम हुई, इस बार हुआ लॉस बाय फायर अकाउंट टू परचेस, है ना। इस बार माल आग से जल गया, कितने रुपए का, 3500, तो 3500 की वैल्यू कम हो गई। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। एक और ट्रांजैक्शन बचा, लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट। गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, है ना। अप्रैल 6 क्या लिखा है बेटा, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, तो आप क्या लिखेंगे, लॉस बाय ट्रांजिट, है ना। ट्रांजिट मतलब क्या होता है, रास्ते में। जब माल आपका रास्ते में जा रहा था तो आपका माल लॉस्ट हो गया। कितने रुपए का माल लॉस्ट हुआ, टू परचेस अकाउंट। कितने रुपए का माल लॉस्ट हुआ है, 2000 रुपए का। यहां लिख देना 2000 रुपए। नरेशन, गुड्स लॉस बाय ट्रांजिट। ये लास्ट है आपका बेटा अप्रैल 6। क्लियर हुआ। देखो सारे ट्रांजैक्शन में परचेस क्रेडिट हो रहा है, मतलब सारे क्वेश्चंस नहीं आने वाले, लेकिन यहां से एक ट्रांजैक्शन पक्का है।
आपका जो टेस्ट होगा ना, अभी यूटी पीटी जो भी आएंगे, यूनिट टेस्ट हो सकते हैं, पैरेटिक टेस्ट हो सकते हैं, जिस स्कूल में जैसा बोला जाए, या तो टेस्ट है तो टेस्ट में आप लिख लो, एक ट्रांजेक्शन यहाँ से बनेगा, एक बैड डेब्ट्स का बनेगा, है ना, और एक वो डिस्काउंट डिसऑनर्ड चेक वाला वो बनेगा, जो मैं आपको स्टार बना रही हूँ। यहां से सारे नहीं, यहां से एक ट्रांजेक्शन आएगा। एक ट्रांजेक्शन हमेशा बनेगा क्या, कि गुड्स की वैल्यू कम हो रही है, वो रीजन कोई सा भी हो सकता है, बट गुड्स की वैल्यू कम हो रही हो तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। एक ट्रांजेक्शन फिक्स है। हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। उतारो इसे, देखो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और इसे कंप्लीट करना है। फिर हम अगला एक और कर रहे हैं, क्वेश्चन 9th। उधर कर देती हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, इसे पढ़ें, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पूरा क्या टॉपिक था, गुड्स की वैल्यू कम होना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम असेट्स खरीद रहे हैं। अब जब भी आप एसेट्स खरीदते हो, ठीक है, आपने मशीन खरीदी, ठीक, मान लीजिए आप कूलर खरीद के लाए, आपने कूलर खरीदा 15,000 का, वहां से लेकर यहां तक लाए, आपने भाड़ा दिया 2,000 का, फिर उसको घर आकर आपने उसका पाइप वाइप फिटिंग विटिंग करवाई, जो भी है, लाइट वाइट, 1,000 और खर्चा हो गया। तो 15,000 का कूलर और 2 और 1 3 उसके इंस्टॉलेशन के, तो 15 और 3 18, पूरे जोड़कर हम क्या बोलते हैं कि हमारा कूलर हमने कितने का परचेस किया, 18,000। एट द टाइम ऑफ परचेस, परचेस के वक्त जो भी खर्चा करोगे, चाहे इंस्टॉलेशन, चाहे रिपेयरिंग, चाहे वाइट वॉश, जो भी खरीदते वक्त, चाहे आप पुरानी मशीन खरीदो, चाहे आप नई मशीन खरीदो, खरीदते वक्त जो भी खर्चा होगा उसमें एक्सपेंसेस का नाम नहीं, बल्कि मशीन, प्लांट, कूलर जो है उसका नाम लिखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम करते हैं क्वेश्चन 9th, इसे साफ कर दें। चलो, सबसे पहले अपन क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो मैंने अभी आपको समझाया वही सब क्वेश्चन में लिखा है, देखो। पेड रिपेयरिंग चार्ज ऑन एग्जिस्टिंग मशीनरीज, क्वेश्चन नंबर 9th। परचेज न्यू मशीन, पेड फ्रैट एंड कैरीज ऑन मशीन, पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन मशीन, परचेज अ सेकेंड हैंड मशीन, पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन अबव मशीन। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको 2 बातें याद रखनी है। यदि हमने नई या पुरानी कोई सी भी मशीन खरीदी है और जो भी खर्चा किया है, रिपेयरिंग, वाइट वॉश, पेंट वॉश, इंस्टॉलेशन, कुछ भी, उसका एक्सपेंसेस का नाम नहीं आएगा। हमें हर जगह मशीन का नाम ही लिखना है, क्योंकि वो उसी की कॉस्ट में ऐड होगा। और यदि पहले से आपने कोई मशीन खरीद रखी है, या मैंने एसी लगा रखा है और साल भर के बाद मैं इसको रिपेयर करवाती हूं, तो फिर वो खर्चा इसकी कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा। उसके लिए तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, रिपेयर। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट ट्रांजेक्शन लिखा है April 1st, पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन एग्जिस्टिंग मशीन, है ना, मतलब हमने मशीन पहले खरीद ली थी, हम मशीन ऑलरेडी पहले खरीद चुके थे, अभी हम सिर्फ उसको रिपेयर करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं बेटा, रिपेयर। तो अभी सिर्फ किसका नाम आएगा, रिपेयर, है ना। तो फर्स्ट रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये तो हमें पता है ना अच्छे से कि जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनका नाम लिखकर हमें कैश क्रेडिट क्यों करना है, क्योंकि हमारे बिजनेस में से कैश जा रहा है। कैश रियल अकाउंट होता है, कैश एसेट्स होती है, एसेट्स कम हो रही है इसलिए कैश क्रेडिट होगा। रियल अकाउंट से देखेंगे तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा हमारे पास से जा रहा है। बहुत सारे तरीके हैं समझने के। मैंने आपको क्या शॉर्टकट बताया है, पैसा आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। कितने रुपए से, 1,000। नरेशन क्या लिखेंगे, रिपेयर एक्सपेंसेस पेड, है ना, फॉर
किसके लिए किए? एग्जिस्टिंग मशीन। नेक्स्ट, परचेज अ न्यू मशीन। नई मशीन खरीदी अप्रैल 2 को, तो आपके पास मशीन आ रही है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, न्यू मशीनरी परचेज। कितने में खरीदी? 42,500। 42,500। अब इस मशीन पे जो भी खर्चा किया जाएगा, चाहे इंस्टॉलेशन का, चाहे रिपेयर का, नई मशीन को तो रिपेयर करने की जरूरत है ही नहीं, तो फ्रैट का, कैरिज का, इंस्टॉलेशन का 2 खर्चे हैं। अप्रैल 3 को हमने इस पे फ्रैट और कैरिज खर्च किया है। अप्रैल 3 को फ्रैट और कैरिज, मशीन को वहां से लेकर आने पर हमने कितने रुपए खर्च किए हैं? 2,500 रुपए खर्च हुए मशीन को लाने पे, तो वो मशीन में ही ऐड होंगे। मतलब यहाँ पे फ्रैट और कैरिज वर्ड नहीं आएगा। क्या वर्ड आएगा बेटा? मशीनरी। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए का? 2,500। फ्रैट एंड कैरिज पेड। ठीक है, ऑफ न्यू मशीनरी आप पूरा लिख दीजिएगा। फिर देखो अप्रैल 4, हमने इस मशीन को जो खरीदा उसको इंस्टॉलेशन करवाया, लगवाया। लगवाने पे भी तो खर्च करना पड़ता है, मशीन हम थोड़ी लगाएंगे। मशीन को लगाने के लिए इंजीनियर या जो भी आएंगे, तो हमने उनको कितने पैसे दिए? 5,000। कितने दिए बेटा? 5,000। तो वो भी मशीन की कॉस्ट में ही ऐड होंगे। तो फिर से वापस से हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000। ऐसा नहीं कि इंस्टॉलेशन चार्जेस टू कैश और यहाँ पे फ्रेट एंड कैरिज टू कैश, नहीं। एट द टाइम ऑफ परचेस, जब मशीन को खरीदा जाता है, उस वक्त के सारे खर्चे मशीन की कॉस्ट में ही ऐड होंगे। हम यहाँ जरूर लिख देंगे कि हमने इंस्टॉलेशन अमाउंट पेड किया है। क्या किया है? इंस्टॉलेशन अमाउंट पेड। क्लियर हुआ? जब मशीन को खरीदा था तो भी मशीन टू कैश, जब उसको लाने पे भाड़ा दिया तो भी मशीन टू कैश, जब उसको लगवाया, इंस्टॉलेशन करवाया तो भी मशीनरी टू कैश। तो हमारी मशीन टोटल कितने में पड़ गई? 50,000। 45 और 5, है ना। फिर हमने फिर से अप्रैल 5 को एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी 18,000 रुपए की। तो सेकेंड हैंड मशीन खरीदी तो मशीन है, सेकेंड हैंड नहीं लिखना है। अप्रैल 5 को भी हम क्या लिखेंगे? मशीनरी टू कैश। फिर से हमने मशीन खरीदी, कितने रुपए की? 18,000। नरेशन में हम जरूर लिखेंगे कि हमने कौन सी मशीन परचेज करी है? सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज। फिर इस सेकेंड हैंड मशीन पर हमने रिपेयरिंग चार्जेस खर्च किए 2500। तो सेकेंड हैंड मशीन पे खर्च किए हैं तो 2500 रुपए भी इस मशीन में क्या हो जाएंगे? ऐड। ऐसा नहीं कि मैम आपने पहले तो रिपेयर टू कैश लिखा था, वो रिपेयर टू कैश आपके पास ऑलरेडी मशीन थी एग्जिस्टिंग, वो मशीन ऑलरेडी आप पहले खरीद चुके थे, आपने उस पे रिपेयर किया। यहां आपने सेकेंड हैंड मशीन खरीदी है ना, आपके लिए तो वो नहीं है,
ठीक है, हम पुरानी गाड़ी खरीद के लाते हैं, इसका मतलब वो पुरानी थोड़ी ना है, हमारे लिए तो वो नई है ना, हमारे लिए तो वो एसेट्स है। अब हम उस पे जो भी खर्चा करेंगे तो वो उसकी कॉस्ट में ऐड होता जाएगा। तो अब सेकंड हैंड मशीन हमने खरीदी, हमारे पास तो अभी आई है, तो अभी हमने उस पे कितना रिपेयर किया, 2500। तो हमारी मशीन जो हम खरीद के लाए हैं, क्या करके लाए हैं, खरीद कर लाए हैं, तो हमारे लिए तो वो हमारी अभी की मशीन नई मशीन हुई, सेकंड हैंड है लेकिन हम तो अभी खरीद के लाए हैं, तो हमने उस पर कितना खर्च किया, 2500। तो इसी कॉस्ट में वो ऐड होगा। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए, 2500। कौन सी मशीन, सेकेंड हैंड मशीनरी रिपेयर्ड। क्लियर, हमने मशीन अभी खरीदी है, भले वो कितनी भी पुरानी हो, पर हमारे लिए तो वो नई है, हम तो अभी खरीद कर लाए, तो हमने जो खर्चा किया है वो उसी में ऐड होगा। तो हमने कितने क्वेश्चन किए बेटा, 2, एक 8th और एक 9th। 8th हमारा पूरा स्टॉक की वैल्यू कम करने का था, इसलिए सब जगह टू परचेज। यहां हमें इस क्वेश्चन में वो ये समझाना चाहते हैं कि जब भी हम पुरानी मशीन नई मशीन खरीदेंगे एट द टाइम ऑफ परचेज, उस वक्त जो भी खर्चा किया जाता है उसके लिए उस एक्सपेंसेस का नाम नहीं, बल्कि हर बार मशीनरी टू कैश ही आएगा। प्लांट खरीदा तो प्लांट अकाउंट डेबिट, है ना, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, आए दोनों क्वेश्चन समझ में, 8 और 9। ये सिर्फ एक टॉपिक था, कंसेप्ट था, एक एंट्री बनती है एग्जाम में आने के लिए। नेक्स्ट हम करने वाले हैं 10th सिर्फ अकेला समझाने वाली हूं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10th में से भी आपको कम से कम 2 एडजस्टमेंट आएंगे, मतलब आपका टेस्ट का मैंने अभी जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बता दिया कि कम से कम 4 से 5 एंट्री कौन कौन सी आने वाली है। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम करने वाले हैं 10th। मुझे अच्छा लग रहा है कि स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं, उन्हें मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है। इसी तरह से कमेंट करिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। बाय।